हेलो स्टूडेंट। पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में कि लीनियर चार्ज डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं। तो जो बच्चे 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए वो पूरा डेरिवेशन मैंने बताया था, और जो बच्चे ड्रॉपर बैच में हैं या जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो भी वो डेरिवेशन देख सकते हैं। ठीक है, यदि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है फिजिक्स में, तो जो फिजिक्स के डेरिवेशन आप किए हो वो डेरिवेशन आप देखते चलो, समझते चलो। ठीक, याद नहीं करना है, उसको रट्टा नहीं मारना है, आप उसको बस समझो कि कौन सा फॉर्मूला है, कहाँ यूज़ हो रहा है, किस तरीके से यूज़ हो रहा है, ताकि जब उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है आपके पास एग्ज़ाम में तो आपको पता हो कि हाँ भाई वहाँ पे वैसा लग रहा है। आज हम देखेंगे नीट और JEE लेवल पे उसका कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। जो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी था, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोगों ने ऐसा लिया कि भाई मान लो हमारे पास एक L लेंथ है और L लेंथ का एक कंडक्टिंग वायर है, और उस कंडक्टिंग वायर में मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो यहाँ पे हम लोग बताते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज Q/L, या रेखीय आवेश घनत्व भी बोलते हैं, लैम्डा Q/L। ठीक है, तो सबसे पहला काम है आपको लैम्डा निकालना, और इसमें किसी पॉइंट पे यदि हम देखें, जैसे यहाँ से लेकर R डिस्टेंस, ये इस R डिस्टेंस पे इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो ये मैंने बताया था λ/2πε0 इंटू R, या फिर इसको थोड़ा चेंज आप कर दो 2λ/4πε0 इंटू R, ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ठीक है, तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नीट या JEE की क्लास में हैं या जिनका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करना है, वो बहुत बारीकी से चीज़ों को समझते हुए चले, थोड़ा एनालाइज करें। ठीक है, जहाँ तक हो सके फॉर्मूले को याद करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, उसको आप समझो। कैसे समझते हैं, देखिए जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 1 हम पढ़ते हैं तो चैप्टर 1 पे हमारा फोकस होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखना, फ्लक्स देखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे देखते हैं और क्यों देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहला इसलिए देखा जाता है कि यदि उसके आसपास में कोई दूसरा चार्ज हो, जैसे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा तब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगा, और जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक उसमें मूवमेंट नहीं आएगा। जैसे मान लो एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमता है, क्यों घूमेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, कूलॉम फोर्स लगेगा। ठीक, और जब तक वो फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो घूमेगा नहीं। और फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ने अपना क्या बना के रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा। तो फोर्स लग रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे मैंने बताया था शुरू की क्लास में कितना होगा, F/Q0, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ फोर्स होगा। तो यदि आपको फोर्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फोर्स होगा। बात समझ में आई। एग्ज़ाम देने के लिए आपको चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम क्रैक करना है, कम समय में निकालना है, कम मेहनत में निकालना है, तो चीज़ों को समझो, समझने में मेहनत करो, याद करने में मेहनत नहीं करना है। आमतौर पे जो बच्चे होते हैं उनको मैंने देखा कि वो चीज़ों को याद करते हैं। आप 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, कई तो 4 साल तक निकालते रहते, ड्रॉप लेते रहते, नहीं निकलता एग्ज़ाम। और कई लोग तुरंत निकाल लेते हैं एग्ज़ाम। तो फ़र्क क्या है, चीज़ों को समझने का फ़र्क है। यदि आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो फिर आपका एग्ज़ाम आराम से निकलेगा, बहुत कम मेहनत में निकलेगा और बहुत अच्छे से निकलेगा। लोड लेके आपको पढ़ाई नहीं करनी, एकदम टेंशन में आके फ्रस्ट्रेट होके नहीं। आप किसी एक फॉर्मूले को देखो और उस एक फॉर्मूले को एकदम डीपली एनालाइज करो। ठीक है, जैसे हमारा ये फॉर्मूला निकला E = 2λ/4πε0 इंटू R। अब इसको हम एनालाइज करते हैं, तो सबसे पहला एनालिटिकल होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, हमको यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किन चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये डिपेंड करेगा लैम्डा पे। और मैंने बताया लैम्डा = Q/L। यदि हमको ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत है तो लैम्डा को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी, और लैम्डा ज़्यादा क्यों रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा चाहिए ना भाई। तो लैम्डा ज़्यादा कब मिलेगा, जब हमारा Q ज़्यादा होगा या हमारा लेंथ कम होगा। तो इसलिए इस वायर का लेंथ आप कम रखो, लैम्डा ज़्यादा हो जाएगा।
लेमडा ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो कहीं पे कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लो यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है तो इस पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, और फोर्स लगेगा तो या तो फिर वो लीनियर मोशन पे आ जाएगा, या तो फिर वो सर्कुलर मोशन पे आ जाएगा, या तो फिर वो रोटेशनल मोशन पे आ जाएगा। तो फिर उसके कॉन्सेप्ट आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा। इलेक्ट्रिक फील्ड और लेमडा ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, सीधा सीधा। और दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये है r, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा r पे, r की वैल्यू बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकली। अच्छा, यहाँ पे मान लो ये हमारा कोई मीडियम आ जाए, ये तो अभी हम लोग कैलकुलेट करके रखे हैं वैक्यूम के लिए, एप्सिलॉन 0 बस है। मान लो मीडियम आ जाए तो मीडियम के लिए एक एप्सिलॉन r आपको लगाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है मीडियम के प्रेजेंस में कम हो जाएगा। यदि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम करेगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम करने का काम करता है। तो इस तरीके से ये हमारा निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अब देखते हैं, मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन इस जगह पे, ये यहाँ पे, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है r डिस्टेंस पे, हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। मान लो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 2 सेंटीमीटर का कंडक्टिंग वायर है, क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 सेंटीमीटर का एक कंडक्टिंग वायर है और यहाँ से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रॉन रखा है। इसमें चार्ज हमने दे दिया है 6 माइक्रोकूलम का। ये वायर है, 2 सेंटीमीटर का एक वायर, ऐसा वायर है, इसमें मैंने चार्ज दिया 6 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया। लेंथ कितना है, 2 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे क्या रखा है, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने रखा। तो जब मैंने इस इलेक्ट्रॉन को रखा तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा सबसे पहली बात, और इस पे कितना फोर्स लगेगा, कितना इसका एक्सीलरेशन आएगा, कितने टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो सारा चीज़ हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स कैलकुलेट करना है, बाकी बातें बाद में, पहले फोर्स कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से फोर्स इक्वल टू Q इंटू ई। एक फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू M इंटू ए, और एक फोर्स का यहाँ पे फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है और एक्सीलरेशन निकालना है तो इन दोनों को आप क्या करते जाओ, इक्वेट करते जाओ। यहाँ पे फॉर्मूला याद रखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका जो नीट या JEE का क्वेश्चन होगा वो 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट मिला के बनेगा। तो आपको थोड़ा सा इक्वेट करना आना चाहिए, थोड़ा सा रिलेट करते आना चाहिए। एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको चीज़ों को रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने चीज़ों को रिलेट कर लिया तो फिर वो आराम से निकल जाते हैं, एग्ज़ाम समझ में आता है। और यदि आपने नहीं रिलेट किया तो फिर वो कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि क्वेश्चन आपके पास रहेगा, आपको लगेगा कि आप क्वेश्चन पढ़े हो, आपको सब जाना सुना लगेगा, लेकिन वो बनता नहीं जब तक आप 2 या 2 से अधिक कॉन्सेप्ट को रिलेट नहीं करोगे। और रिलेट कैसे करना है, देखो पूछा है कि इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स, क्योंकि ये चार्ज वाली बात आ गई, तो चार्ज वाला बात आ गई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें, तो क्योंकि ये लाइन चार्ज डेंसिटी दिख रहा है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकलेगा, लाइन चार्ज डेंसिटी का निकलेगा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, इसलिए इसको मैंने बैलेंस कर दिया इंटू 2 डिवाइड बाई 2 करके, ठीक है, इंटू 2 इंटू, अब लेमडा का वैल्यू निकालना है तो लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाई L। Q कितना हमारा 6 माइक्रोकूलम, 6 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइड बाई L। L कितना हमारा 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 टू दी पावर -2, ये हो गया 3 इंटू 10 टू दी पावर -4 कूलम पर मीटर, इसका यूनिट। तो कुल मिला के
जो लेमडा का वैल्यू आया, वो लेमडा का वैल्यू कितना आया हमारा 3 इंटू 10 टू दी पावर -4। तो 2 इंटू लेमडा का वैल्यू रख दो 3 इंटू 10 टू दी पावर -4 डिवाइड बाई आर। कितने डिस्टेंस पे निकालना है 3 सेंटीमीटर। 3 इंटू 10 टू दी पावर -2, ये 3 कैंसिल हुआ। -2 ऊपर गया +2 हुआ, 9 + 2 11, 11 - 4 7, 9 इंटू 2 हो गया 18, 18 इंटू 10 टू दी पावर 7 न्यूटन पर कूलम। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। ये हमारा निकल गया पहला चीज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछने वाला जो है वो क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि कितना एक्सेलरेशन आएगा ये पूछ दे, या कितना फोर्स लगेगा वो पूछ दे, या ये पूछ दे कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये पूछ दे। तो कुल मिला के ये होगा कि दोनों ही केस में, तीनों ही केस में, या इसके बाद के भी जो भी केस हो वहाँ देख लो कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मतलब फोर्स लगेगा। अब कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं क्योंकि चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा फोर्स लगेगा, Q इंटू ई लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसलिए ई की जगह क्या लगेगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हमने ई निकाला। ई निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। अब आपने ई निकाल लिया है, ई निकालने के बाद आपको फोर्स निकालना है। तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू ई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 टू दी पावर -19 कूलम इंटू ये हो जाएगा 18 इंटू 10 टू दी पावर 7। 1.6 को लिखो 16/10 इंटू 18 इंटू 10 टू दी पावर -12 -19 + 7। ये 10 ऊपर चले गया तो एक 10 और ऊपर जाके माइनस में आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 16 इंटू 18 इंटू 10 टू दी पावर -13 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे आप क्या करो, इसको इंटू कर लो, देख लो कितना रिजल्ट इसका आता है। याद रखना पॉइंट में इंटू करने की कोशिश मत करना, मतलब जिनको आता है जो एक्सपर्ट है वो करो, या फिर सीधा सीधा इसको ऐसा कन्वर्ट करो। चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करो। आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करोगे चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। जो चीज़ 5 मिनट में बनेगा सिंप्लीफाई करने के बाद वही चीज़ 2 मिनट में, तो टाइम भी बचता है। ठीक, और सिंप्लीफाई करने के लिए तरीका वही है जो आपने 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ा है। कोई नया तरीका नहीं है, कोई एकदम शॉर्टकट लगाने की ज़रूरत नहीं। कहीं कहीं पे शॉर्टकट लगता है पर हर जगह पे नहीं लगेगा। आपने जो पुराना पढ़ा 6, 7, 8 का कॉन्सेप्ट जो है वही यहाँ पे काम आएगा। अधिकतर बच्चों को लगता है कि उनको कैलकुलेशन नहीं आता है, उनसे कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। आप 10th तक पढ़े हो मैथ्स, कैलकुलेशन तो आपको उतना आता ही है। फर्क सिर्फ ये है कि आप उसको भूल जाते हो 2 साल में। तो आपको क्या करना है, जो कैलकुलेशन है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस आपको करते रहनी है। जैसे मल्टीप्लाई करने का है तो कोई भी डिजिट उठा के आप मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, जैसे डिवाइड करना है तो कोई भी डिजिट उठा के आप डिवाइड करना शुरू कर दो। पावर वाले क्वेश्चन हैं, पावर वाले क्वेश्चन कैसे बनाना है वो आप देख लो। ठीक है, पीछे वीडियो में मैंने बताया भी है, कैलकुलेशन का एक वीडियो मेरा बना हुआ है, वो आप देख सकते हो कैलकुलेशन हम कैसे करें, किस तरीके से करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपको ये सब आसान हो जाएगा। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकल गया, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकल गया। फोर्स इज इक्वल टू निकल गया 16 इंटू 18 इंटू 10 टू दी पावर -13 न्यूटन का फोर्स निकला। अब चीज़ें आसान है, अब आप जो चाहो वो निकाल सकते हो। तो इसमें सबसे पहला है एक्सीलरेशन। फोर्स लगेगा मतलब एक्सीलरेशन होगा, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, F इज इक्वल टू होता है m इंटू ए, क्योंकि हमने फोर्स निकाला तो एक्सीलरेशन क्या होगा F/m। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा F/m, ये इसका एक्सीलरेशन, या जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्वरण। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू F हमारा निकला 16 इंटू 18 इंटू 10 टू दी पावर -13 डिवाइड बाई m का वैल्यू होता है 9.1 9 कर लो, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू आ गया 32 इंटू 10 टू दी पावर -31 प्लस 31, ये प्लस हो गया -30, ये आपका आ गया एक्सीलरेशन। 31 में -30 कर दो, 31 में 30 माइनस करो, देखो क्या मिलता है। 31 में 30 माइनस कर दो तो ये मिल गया हमारा 8, ये हो गया 10 टू दी पावर 18।
तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 32 इंटू 10⁻18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निकल गया एक्सेलरेशन। आसान है ना। पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद मैंने क्या निकाला, उसका फोर्स निकाला, फोर्स निकालने के बाद मैंने एक्सेलरेशन निकाला। अब क्वेश्चन थोड़ा और हम आगे बढ़ाते हैं। कैसा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अब एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस मान लो टाइम दे दिया, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये निकालना है। मान लो क्वेश्चन दे दिया कि टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकालना है। तो देखो भाई, इसमें लगेगा फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। डिस्टेंस निकालने के दो फॉर्मूले। कौन सा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये है हमारा स्पीड। एक ये फॉर्मूला है, या दूरी बराबर चाल बटे समय, एक ये फॉर्मूला है। और एक दूसरा फॉर्मूला है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। कब कौन सा फॉर्मूला लगाना, कई बार ये फॉर्मूला लग जाता है और कई बार ये फॉर्मूला लग जाता है, फिर अचानक कन्फ्यूज़न आ गया कि कौन सा लगाए। एकदम आश्चर्यजनक वाली चीज़ें आ जाती है ना आपके पास कि भाई अब कौन सा लगाए, कभी ये लग जा रहा है कभी वो लग जा रहा है। तो देखो, ये तब लगेगा जब एक्सीलरेशन नहीं होगा, गाड़ी चल रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है और कितना टाइम लेगा, तो वो डिस्टेंस निकल जाएगा। सीधा सीधा है, यूनिफॉर्म स्पीड। ये बार बार स्पीड चेंज, कम ज़्यादा एक्सेलरेशन होता है तो ये लगता है। ये तब लगेगा जब गाड़ी आप चला रहे हो, जैसे गाड़ी आपने 30 किलोमीटर पर आवर से चलाया, वो 30 किलोमीटर पर आवर से ही हो गए, मतलब 1 घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा है, तो फिर आप ये वाला लगाओ। और अभी हमने जो सेकेंड केस निकाला उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन होगा तो s इज इक्वल टू, इनिशियली जब तक u नहीं देगा तब तक u को 0 मानना है, u को अपनी तरफ से कुछ वैल्यू नहीं लेना है। इनिशियली बोल रहे हैं प्रारंभिक अवस्था, तो प्रारंभिक अवस्था में u को क्या लेके चलना है आपको, 0। तो 1/2 ये हो गया a इंटू टी का स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना आया, 32 इंटू 10⁻18 इंटू 2 स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लो। ये देखो, ये s इज इक्वल टू 1/2 इंटू 32 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻18, ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, 32 इंटू 2, s इज इक्वल टू 32 इंटू 2 हो गया 64 इंटू 10⁻18 मीटर। टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड में वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखो, सब चीज़ें यहाँ पे आराम से निकलता है, एकदम बहुत धीरे धीरे निकलता है। आपको बस एक कॉन्सेप्ट पकड़ में आना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये दे देता है कि एक इलेक्ट्रॉन, सेम क्वेश्चन होगा और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। अब यहाँ पे फिर चीज़ें एकदम भयानक लगने लगती है, ऐसा लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन है। ऐसा नहीं, टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड में डिस्टेंस कवर करेगा। अब क्वेश्चन को आप सोचते जाओ, कैसा सोचना, देखो डिस्टेंस कवर करेगा, क्यों कवर करेगा, जब उसमें एक्सीलरेशन आएगा। एक्सीलरेशन क्यों आएगा, जब उसमें फोर्स लगेगा। फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो पहला काम है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, दूसरा काम है कितना फोर्स लगेगा देख लो, तीसरा काम कितना एक्सीलरेशन होगा देखो, और चौथे में फिर s इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, जो भी चीज़ें, ठीक। तो आपको इस तरीके से सोचते जाना है। जिस दिन आपने ऐसा सोचा उस दिन आपका नीट आराम से निकलेगा। एवरेज बच्चों का नीट निकलता है, बिलो एवरेज का भी नीट निकलता है, पर कई बार एकदम टॉप टैलेंटेड लोगों का भी नीट निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कारण वही होता है कि जब तक आप चीज़ों को नहीं सोचोगे, जब तक आप एक क्वेश्चन में ही बहुत सारी चीज़ें आपको सोचनी है। आप क्वेश्चन बनाना सीखो, आंसर तो सब बनाते हैं, आप क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन बनाना सीखो। जिस दिन आप क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन वहाँ बनाना सीख गए ना, उस दिन आपको नीट में या JEE में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट वहीं से बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा पूरा फोकस होता है कि मैं बच्चों को ऐसा सिखाऊं कि वो एक क्वेश्चन के बाद में दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये बनाते चले जाए, ठीक। अब इसी में क्वेश्चन को थोड़ा सा हम घुमा देते हैं। कैसे, सेम क्वेश्चन है, मान लिए
अब ये इलेक्ट्रॉन जो है 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 3 सेंटीमीटर के रेडियस पे ऐसा सर्कुलर मूव करना शुरू कर देता है। अभी तो ऐसे ऐसे जा रहा था ना, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था वो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो लगाया ना, वो ऐसा ऐसा वाला था। अभी जो इलेक्ट्रॉन है ना वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में घूमा, तो सर्कुलर पाथ में जब वो घूमेगा तो एक सर्कुलर पाथ का फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दैट इज हाफ एम वी का स्क्वायर, ये लगता है। जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हाफ एम वी स्क्वायर। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स तब ये तो काइनेटिक एनर्जी का है, एम वी स्क्वायर बाई आर, ये हमारा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कब लगेगा? जब ऑलरेडी एक फोर्स लगेगा, मतलब यहाँ दो फोर्स लगता है। अब जब भी सर्कुलर मोशन होता है ना, तो एक सर्कुलर मोशन पे सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, ये आप याद रखें। अब दूसरा केस जो होता है वो एक फंडामेंटल फोर्स का होता है। फंडामेंटल फोर्स कैसा? जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है प्रोटॉन के चारों तरफ, तो वहाँ पे एक कूलाम फोर्स लग जाएगा, और कूलाम फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल करना पड़ेगा। यदि अर्थ घूम रहा है सन के अराउंड में, तो क्योंकि वो सर्कुलर मोशन पे है, तो एक फोर्स जो लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और एक फोर्स जो लगेगा वो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, हो सकता है कि हम गाड़ी को ऐसे किसी चौक से पार करा रहे हैं, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा और एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो उस फंडामेंटल फोर्स को आपको ढूंढना है। अब यहाँ पर जो फंडामेंटल फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगेगा, क्योंकि अब आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है, और ये QE जो होगा, इस QE को किसके इक्वल कर देना है? mv स्क्वायर बाई आर के इक्वल कर देना है। बस इसके बाद जो भी निकालने बोला जाए, देखो R दे दिया है 3 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो जो पीछे हमने निकाला है, इलेक्ट्रॉन का Q मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ से आपको जैसे Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा, 2 लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर इज इक्वल टू, इंटू आर, ये वाला आर इधर और ला दो, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो ये आर से ये आर कैंसिल हो गया, तो 2q लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0, सॉरी ये 4 होगा ना, ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अब HC वर्मा में एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि यदि ये इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, जबकि वो इस R पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। ये HC वर्मा का क्वेश्चन है। यदि आप लोग HC वर्मा बना रहे हैं तो उसका एक क्वेश्चन इस तरीके का आपको मिल जाएगा। तो इसमें आप क्या करना, देखो mv स्क्वायर आपने निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा हाफ mv स्क्वायर, तो इधर भी हाफ मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 इंटू 2q लैम्डा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये बन गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या मिला, q लैम्डा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। देखो ये r पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी r पे डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ में आई? तो कुल मिला के ये है कि अब कई लोग ये फॉर्मूला पकड़ लेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है, बेसिक फंडामेंटल चीज़ आपको याद करना है, उसके बाद फॉर्मूला ऑटोमेटिकली डिराइव हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना, क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन को समझना, समझने के बाद में फिर लॉजिक आपको बनाना है, और लॉजिक बनाने के लिए आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक, जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाओ। यदि ये क्वेश्चन है, जैसे मैंने एक ही क्वेश्चन लिया और उसी एक क्वेश्चन पे स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर दोनों का कॉन्सेप्ट मैंने लगा दिया, तो आपका एक क्वेश्चन जो होगा वो आपकी पूरी नैया पार करा देगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट उससे क्लियर कर देगा। अब इसका जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो आप आसानी से बना सकते हो। उसमें फिर आपको एक ही क्वेश्चन है, आप अपना जो नोट्स आप बनाओगे उसमें इस टाइप का क्वेश्चन बना के रखो, ताकि आपको सारा चीज़ वहीं के वहीं मिल जाना चाहिए। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे एरियल चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसा होगा। तब तक आप इसको पढ़िए, इसके क्वेश्चन बनाइए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।